दोस्तों, कानपुर के अंदर एक जूतों का बहुत बड़ा शोरूम था जिसका मालिक नरेंद्र होता है। नरेंद्र का रोज का काम था कि अपनी शोरूम के अंदर पूजा पाठ किया करता था। ऐसे ही एक दिन वो पूजा पाठ कर रहा था, तभी उसका दोस्त आता है तो देखता है कि नरेंद्र पूजा कर रहा है। वो कुछ देर वहीं पे उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसकी निगाह पास में बने हुए एक मंदिर पर जाती है जो कि काउंटर के पास था। तो फिर वो सोचता है कि जब मंदिर यहाँ पर है तो ये नरेंद्र किसकी पूजा कर रहा है। उसका दोस्त पास में जाके देखता है तो सामने एक बहुत बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ है। फ्रेम के अंदर एक रजिस्टर का पेज है और पेज पर कुछ लाइनें से खींची हुई है, मानो कि किसी के पैरों के निशान की हो, और वो उसकी पूजा कर रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है और किसके पैरों के निशान है और ये इनकी पूजा क्यों कर रहा है। इसके बाद जो उसका दोस्त नरेंद्र होता है वो अपनी पूजा करता है और अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त उससे कहता है कि क्या बात है भाई, ये कौन सा टोना टोटका किया है जिसके चलते हुए तेरा बिजनेस रात दिन तरक्की कर रहा है। तो वो हंसते हुए नरेंद्र कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी देवी हैं जिन्हें मैं अपनी माँ मानता हूँ। ये उनके पैरों के निशान हैं और मैं बस अब इन्हीं की पूजा करता हूँ। इसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि कौन सी देवी और किस तरह से माँ है, क्या मुझे पता चल सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो शोरूम का मैनेजर नरेंद्र है वो अब उसे कहानी सुनानी शुरू करता है। दोस्तों, जब वो कहानी सुनाता है तो उसका दोस्त अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता और वहीं पर फूट फूट के रोने लगता है। काफ़ी देर रोने के बाद कहता है कि नरेंद्र, मुझे इस देवी के दर्शन करने हैं, मुझे एक बार इससे मिलना है, मुझे सिर्फ एक बार इससे मिलवा दो। दोस्तों, आखिर कौन थी वो महिला और आखिर क्या रिश्ता था उस शोरूम के मैनेजर नरेंद्र के साथ। दोस्तों, जानेंगे ये कहानी आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर के अंदर एक परिवार रहता था जिसमें राजन नाम के एक व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी के साथ। उनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब 10 साल गुजर जाने के बाद भी उनके परिवार में औलाद का सुख उन्हें नहीं मिला था। हालांकि वो सब कोशिशें करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन एक दिन अचानक उनकी ये मुराद पूरी होती है और पता चलता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद राजन जो है वो रात दिन मेहनत में लग जाता है। कहता है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे का भविष्य बनाना है, उसको खूब पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है, और भी ना जाने कैसे कैसे ख्वाब सजोजने लगता है। इसलिए दोस्तों वो रात दिन मेहनत करता है ताकि कोई कमी ना रह जाए। उसकी पत्नी जो सुमन थी वो भी उसे काफ़ी समझाती है कि अभी इतनी मेहनत मत करो, अभी तो ये जन्म भी नहीं लिया, अभी अपना ख्याल रखो और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। लेकिन राजन नहीं मानता और वो रात दिन मेहनत करता रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे अब डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जो राजन था वो बस मेहनत ही मेहनत किए जा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो ड्यूटी से करीब रात के 12:30 बजे के करीब अपने घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक हादसा हो जाता है और जिसमें उसका देहांत हो जाता है। अब ये खबर जब उसकी पत्नी सुमन को लगती है तो वो मानो उसके सामने तो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि अब उसके सामने कोई नहीं था, अकेले उसे ज़िंदगी काटनी थी और ना जाने कैसे कैसे अब उसे मुसीबतों को झेलना था। लेकिन लोग उसे समझाते हैं और धीरे धीरे अब उसका डिलीवरी का समय भी नज़दीक आ जाता है। डिलीवरी होती है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अपने बेटे का चेहरा देखने के बाद एक बार सुमन फिर सारे गम भूल जाती है, मानो उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से सुख लौट आया हो और उसे लगता है कि मानो उसका पति अपने बेटे के रूप में वापस आया हो। अब उसको दोहरा प्यार अब उसने बेटे में दिखने लगता है, एक तरफ अपना पति और एक तरफ अपना बेटा। अब वो सोचती है कि मैं अपने पति का सपना पूरा करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। शुरू में तो लोग उसकी मदद कर दिया करते थे, कोई खाने से, कोई पैसे से, कैसे, लेकिन दोस्तों कौन कब तक मदद करेगा। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि लोग धीरे धीरे हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। अब सुमन को खुद ही उस छोटे से बच्चे को लेकर मेहनत मजदूरी के लिए निकलना पड़ता, लोगों के घर में साफ सफाई करती, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता कर लिया करती। अब वक्त के साथ धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है। स्कूल में
वो पढ़ता है, उधर दूसरी तरफ जो उसकी माँ थी सुमन, वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करती रहती है। धीरे धीरे सुमन का बेटा, जिसका नाम राहुल होता है, अब वो बड़ी क्लास में पहुंचने लगता है। जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती वैसे वैसे अब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ सुमन तो सिर्फ एक मजदूरी करती थी, और मजदूरी में उसको इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो जो भी पैसे होते थे वो सब कुछ अपने बेटे राहुल में लगा दिया करती। अपने आप फटे पुराने कपड़े पहनती, बीमार होती तो दवाई भी नहीं कराती, घरेलू नुस्खे टोने टोटके करके अपना बीमारियों का इलाज कर लिया करती। अपने बेटे को रोटी दे दिया करती और खुद भूखी पानी पी के सो जाया करती। इस तरीके से वो दिन गुजार रही थी, और उसका बेटा राहुल भी ये सब देखता था और बहुत दुखी होता था। कई बार वो बोलता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन माँ के समझाने के बाद फिर वो पढ़ाई जारी करने लगता है। ऐसे ही उसको एक दिन जूतों की ज़रूरत पड़ती है, उसके जूते फट जाते हैं, तो माँ कहती है कि ठीक है, मैं तेरे लिए जूतों का इंतज़ाम करती हूँ। दोस्तों, सुमन कुछ पैसों का इंतज़ाम करती है और राहुल से कहती है कि इससे नए जूते ले लेना। लेकिन राहुल देखता है कि उसकी माँ के पैरों में इस समय चप्पल नहीं है, और वो नंगे पैर इस गर्मी के मौसम में धूप में सड़कों पर जाती है पैदल चलते हैं। तो माँ से कहता है, माँ तुम इनकी अपने लिए चप्पल ले लो, मैं अपने पुराने जूतों से अभी काम चला सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं तब तक अब चप्पलें नहीं पहनूंगी जब तक तू कामयाब नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे नंगे पैर उसी दिन चप्पलें आएंगी जिस दिन तू कामयाब होगा और पहली सैलरी से मुझे चप्पल बनाएगा। जब तक ये नंगे पैर मुझे एहसास कराएंगे कि तुझे एक दिन कामयाब बनाना है, तेरे पिताजी का जो सपना है वो पूरा करना है। दोस्तों, ये बात उसके दिल पे बैठ जाती है और वो तय करता है कि मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा। अब वो धीरे धीरे 12वीं उसकी पास हो जाती है। 12वीं पास करने के बाद वो सोचता है कि मुझे कुछ कोर्स कर लेना चाहिए ताकि मेरी जॉब जल्दी से लग जाए। इसलिए वो कोई डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेता है और साथ में अपनी प्राइवेट पढ़ाई भी जारी रखता है। और डिप्लोमा करते के साथ ही करीब 1 साल का डिप्लोमा होता है और जॉब की तलाश में निकल पड़ता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी कोई सही सी जॉब नहीं लिखती, लेकिन फिर भी उसकी एक जगह जॉब लग जाती है जहां उसे करीब 16,000 रुपये महीना मिलते हैं। वो उसमें ही बहुत खुश होता है। माँ को बताता है कि माँ, मेरी जॉब लग गई है और अब मैं कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका हूँ। माँ बहुत खुश होती है, बहुत दुआएं देती है, कहती है कि बस अब तुम ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। दूसरी तरफ उसकी माँ सुमन, वो भी मेहनत करती रहती है, वह और राहुल अपनी जॉब करता रहता है। ऐसे ही करते करते करीब 1 महीना अब गुजर चुका था। महीना भर गुजरने के बाद दोस्तों, वो कहता है कि आज माँ मुझे सैलरी मिलेगी, और जैसा मैंने वादा किया था कि जिस दिन भी मुझे पहली सैलरी मिलेगी मैं तेरे लिए चप्पल लेकर आऊँगा, तो जल्दी से मुझे अपने पैरों का साइज़ बता दे कि तेरे पैरों का साइज़ क्या है, ताकि मैं वो साइज़ का चप्पल ला सकूँ। दोस्तों, इतना सुनना था कि सुमन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, उसको एक तरफ ये खुशी थी कि उसका बेटा अब इतना कामयाब हो गया, उसके लिए चप्पल ला है, और दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि अब ज़िंदगी में कितने सालों से वो नंगे पैर घूम रही थी कि अपने पैरों का नंबर भी भूल चुकी है। बेटा पूछता है तो कहती है कि बेटा, अब मुझे याद नहीं कि मेरे पैरों का क्या साइज़ है, क्योंकि मुझे तो खुद याद नहीं आखिरी बार मैंने चप्पल कब पहनी थी। हालांकि दोनों बहुत भावुक होते हैं, लेकिन बेटा जो राहुल था वो बहुत समझदार होता है। वो जल्दी से जाता है, अपने बैग से एक रजिस्टर निकालता है, रजिस्टर में से पेज फाड़ता है और कहता है, माँ इसके ऊपर खड़ी हो जाओ। माँ को उसके ऊपर खड़ा करता है और पेन से चारों तरफ को लाइनें खींचने लगता है, जिससे उसके पैरों के जो निशान हैं वो पूरे कवर हो जाते हैं। और वो पैरों के निशान उस पर बनने के बाद रजिस्टर के पेज पर वो उसे फोल्ड करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे पैरों का साइज मिल गया और रात को मैं चप्पल लेता हुआ आऊँगा। इसके पास वो निकल जाता है, पूरा दिन काम करता है, लेकिन सैलरी मिलने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन वो फिर भी इंतज़ार करता है कि आज मुझे सैलरी लेके जानी है ताकि मैं घर चप्पल लेके जा सकूं। सैलरी मिल जाती है और रात के करीब अब 9 बज चुके थे। वो इधर उधर शोरूम ढूंढता है, तभी उसे एक शोरूम दिखाई देता है जो कि अब बंद हो रहा था, जो कि कानपुर के अंदर था, जिसके मालिक नरेंद्र था। वो शोरूम बंद कर रहे थे, तो वो भागा भागा उनके पास जाता है, कहता है कि अभी शोरूम बंद मत करो, मुझे एक जोड़ी चप्पल लेनी है। वो कहता है कि कौन सी चप्पल चाहिए? कहता है मुझे लेडीज़ चाहिए। तो शोरूम मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा पत्नी का खौफ है, उसके लिए चप्पल लेके जानी है। कहता है नहीं, मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल ले जाना। माँ का सुनने के बाद
वो शोरूम मालिक कहता है कि फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सी चप्पल चाहिए। वो कहता है कि ये देखो हमारे पास बहुत सारी चप्पलें हैं, जो भी डिज़ाइन हो पसंद आए मुझे बता दो। नरेंद्र से वो कहता है, जो शोरूम का मैनेजर ये बात बोलता है, इसके बाद राहुल कहता है कि आपके शोरूम की जो सबसे महंगी चप्पल हो ना, वो मुझे दिखा दो। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इतनी महंगी ये चप्पल नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी भावनाओं की कदर करते हुए वो जाता है और सबसे महंगी चप्पल, जिसकी कीमत करीब 2700 रुपये थे, वो उसे देता है और कहता है कि ये हमारे शोरूम की सबसे अच्छी चप्पल है। राहुल को वो चप्पल बहुत पसंद आती है और उसे पैक करने के लिए कह देता है। इसके बाद शोरूम का मालिक जो नरेंद्र है, वो पूछता है कि क्या साइज़ दूँ। तो इसके बाद वो अपने पेज निकालने लगता है। तो वो उस पर हंसते हुए कहता है कि क्या बात है भाई साहब, इतने पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें क्या साइज़ भी नहीं पता जो इस पेज पर बना के लाए हो। अब वो थोड़ी देर को चुप सा होता है और थोड़ा भावुक होते हुए कहता है कि शायद आप जानते नहीं, मेरी माँ ने बहुत समय से चप्पल नहीं पहनी, इसलिए वो साइज़ भी भूल गई है और इसलिए मैं इस पर। तो ये सुन के जो शोरूम मालिक है थोड़ा भावुक होता है। वो कहता है कि मैं समझा नहीं, आखिर तुम क्या मुझे पूरी बात समझा सकते हो। इसके बाद राहुल पूरी बात बताता है, कैसे उसकी माँ ने संघर्ष किया, कैसे उसे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खुद भूखी रही, उसको खाना खिलाया, खुद बीमार रही, घरेलू टोटके करके अपना इलाज किया, लेकिन मेरा दवाइयों का इंतज़ाम किया, मेरे पढ़ाई लिखाई जूते चप्पल सब दिए, लेकिन खुद नंगे पैर घूमते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार दी और कहा कि जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा और तुझे पहली सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से मैं चप्पल पहनूंगी। आज वो दिन आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी माँ के लिए मैं चप्पल लेके जा रहा हूँ, आज मुझे पहली सैलरी मिली है। दोस्तों, उसकी कहानी सुनने के बाद जो शोरूम मैनेजर था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे थोड़ी देर रोने लगता है। इसके बाद अपने आप को संभालता है और उसके बाद उसे पैक करके दे देता है। अब जैसे ही राहुल शोरूम से बाहर जाने लगता है, तभी वो शोरूम मालिक उसे फिर से रोकता है और कहता है कि 1 मिनट रुको, और फिर से एक और जोड़ी चप्पल लाता है। कहता है कि ये लो चप्पल और ये मेरी तरफ से अपनी माँ को दे देना। वो पूछता है कि लेकिन आप इसको क्यों दे रहे हो। दोस्तों, वो बताता है कि मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, और मैं अक्सर सुनता हूँ कि माँ का प्यार ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख के मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है और तुम्हारी माँ में मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, इसलिए कहना कि उनके बेटे की तरफ से ये तोहफा है। राहुल थोड़ा मुस्कुराता है और उसके बाद वो 20 सेट लेता है और बैग में रख के चल देता है। तभी जैसे जाने लगता है, शोरूम मैनेजर एक बार उन्हें फिर से रोकता है। कहता है कि एक बार, कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो ये जो पेज है जिस पे अपनी माँ के पैरों के निशान हैं, ये मुझे दे सकते हो। राहुल के कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पेज निकालता है और उसको दे देता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद ये तो मुझे फेंकना ही है, और वो लेकर चला जाता है। घर जाता है, माँ को चप्पल दिखाता है। माँ चप्पल देख के बहुत खुश होती है, भावुक भी होती है, क्योंकि आज उसकी जो कसम थी वो पूरी हो गई। आज वो चप्पल पहनेंगे, लेकिन 2 सेट देखने के बाद वो पूछ बैठती कि बेटा ये 2 सेट क्यों लाया और वो भी इतने महंगे। तो वो बताता है कि मैंने तो एक ही सेट खरीदा था, लेकिन शोरूम का मैनेजर ने ये दूसरा सेट दिया है और उसने कहा है कि ये उसके दूसरे बेटे की तरफ से तोहफा है। माँ ये सुन के थोड़ा सा मुस्कुराती है और बहुत खुश होती है। कहती है कि ठीक है, अगर ये मेरे बेटे की तरफ से तोहफा है तो इसको भी मैं स्वीकार कर लेती हूँ। दोस्तों, इस तरह से दिन सब कुछ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो शोरूम का मालिक था, अब उस कागज़ के टुकड़े को एक फ्रेम करवाता है और फ्रेम करवा के अपने शोरूम की दीवार पर टांग देता है और रोज़ उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। रोज़ाना उसकी पूजा करता ऐसे ही एक, और फिर उसके बाद में वो सोचता है कि मुझे एक दिन इनसे मिल के आना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले ही वो राहुल से उनके बारे में, उनके घर का पता और दूसरी जानकारी ले चुका था। इसलिए मंडे के दिन होता है, मार्केट बंद होती है, तो वो सुबह सुबह सीधा वहाँ घर पर पहुँच जाता है। जांच की बात थी कि राहुल अभी ऑफिस गया नहीं था, वो भी वहीं पर था। तो राहुल और उसकी माँ मिल जाती है और उसके बाद वो उसकी माँ के पैर छूता है, बात होती है। बताता है राहुल कि ये वही तुम्हारा दूसरा बेटा है और आज तुमसे मिलना है।
माँ उसे भी आशीर्वाद देती है, कहती कि आज से तू भी मेरा बेटा है। और दोस्तों फिर जो शोरूम का मालिक था नरेंद्र, वो फिर अक्सर अपने खुद आता, कभी अपनी फैमिली को लाता, और अब एक तरीके से इनके बीच में ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी जैसे ये सब एक परिवार का हिस्सा ही हों। और इसके बाद दोस्तों वो रोज़ अब उस फ्रेम की जो शोरूम मैनेजर था वो उसकी पूजा किया करता। ऐसे एक दिन पूजा कर रहा था, उसका दोस्त आता है, ये सब कुछ देखता है, तो जब वो पूछता है तो वो उसे सारी कहानी जो ये थी वो बता देता है। ये कहानी सुनने के बाद जो नरेंद्र का दोस्त था शोरूम मैनेजर का, वो भी फूट फूट के रोने लगता है। कहता है कि मुझे उस देवी से एक बार मिलवा दो, मुझे एक बार उस देवी से मिलना है। दोस्तों इसके बाद वो उसको भी वहाँ लेके जाता है अपने दोस्त को, और अपनी माँ से मिलवाता है। और उसकी माँ से मिलकर उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहता है कि माँ, आज से तेरे 2 बेटे नहीं बल्कि 3-3 बेटे हैं, और आज से तुझे कभी किसी भी चीज़ की कुछ परेशानी नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसके बाद वो सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप राहुल के बारे में, क्या सुमन के बारे में, या फिर उस शोरूम मैनेजर के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।